दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, वक्फ मामले पर सुनवाई तो 16 अप्रैल को होनी है, लेकिन 16 अप्रैल की सुनवाई के पहले मोदी शाह एंड गुजरात लॉबी को सर्वोच्च न्यायालय ने जो झटका दिया है, उस झटके के बाद अब ना तो नीतीश कुमार कंट्रोल में आने हैं, ना तो ममता बनर्जी कंट्रोल में आनी है, और ना ही एमके स्टालिन या कोई भी विपक्षी मुख्यमंत्री अब दिल्ली के सामने झुकने को मजबूर होगा। संवैधानिक दायरे में भारत के संविधान के सामने चाहे नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, सबको झुकना होता है और झुकना भी चाहिए। लेकिन संविधान के सामने झुकना और दिल्ली की सरकार की मनमानी के सामने झुकना, इन दोनों में फर्क है। और इस फर्क को सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से परिभाषित किया है, उसमें दिख तो रहा है कि सीधे सीधे राष्ट्रपति के सामने समय सीमा तय की गई, गवर्नर के सामने समय सीमा तय की गई। लेकिन जरा सोचिए, दिल्ली के पास पिछले 11 सालों से वो कौन सा टूल था जिस टूल के माध्यम से राज्यों को तंग किया जा रहा था, राज्य सरकारों के कामकाज में बाधा डाली जा रही थी। किसके माध्यम से ये सब हो रहा था? राजभवन के माध्यम से। और राजभवन के पास जो रटा रटाया जवाब होता था, वो क्या होता था कि विधानसभा और राज्य सरकार के द्वारा पारित किए गए अमुक बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख लिया जाता है, और फिर वो रखा ही रह जाता था। राज्य सरकारें पंगु की तरह हो जाती थी। अब ये नहीं चलेगा। आप सभी जानते हैं कि 11 मई 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ऑपरेशन लोटस जैसी व्यवस्था के लिए जिस प्रकार से विधानसभा स्पीकर या राज्यपाल के पद का दुरुपयोग हो रहा था, वो तमाम प्रक्रियाएं एक झटके में खत्म कर दी। और उस खत्म करने का ही नतीजा था कि हिमाचल की सुक्खू सरकार को कमलनाथ सरकार की तरह, उद्धव ठाकरे सरकार की तरह, एचडी कुमारस्वामी सरकार की तरह बहुमत साबित करने के लिए, फ्लोर पर जाने के लिए मजबूर कर गिरने के जो हालात पैदा किए गए, वो हालात उसके बाद सुक्खू सरकार के सामने या किसी सरकार के सामने नहीं बने। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से राज्यों की स्थिति को देखते हुए, राज्यों की दयनीयता जिस प्रकार से, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की दयनीय स्थिति सिलेक्टेड लोगों के द्वारा यानी राज्यपालों के द्वारा निर्वाचित विधानसभा में निर्वाचित सरकार की जो ताकत थी, उस ताकत को जिस प्रकार से दबाया जा रहा था, उस पर सीधे सीधे प्रहार कर दिया है। दरअसल परसों एक फैसला आया। फैसले को उस वक्त उस रूप में नहीं समझा गया क्योंकि उस वक्त डिटेल्ड फैसला अपलोड नहीं हुआ। डिटेल्ड फैसला देर रात कल अपलोड हुआ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। और जब उस फैसले को देखा गया तो दिल्ली से लेकर गुजरात लॉबी तक सब थर-थर कांपते हुए नजर आए। सबको लगा कि ये क्या हो गया। अब कैसे एमके स्टालिन को तंग किया जाएगा, अब कैसे भगवंत मान की सरकार को तंग किया जाएगा, अब कैसे केरल सरकार को तंग करने के बाद पटना भेजे गए आरिफ मोहम्मद खान नीतीश कुमार को झुका पाएंगे, और अब कैसे जगदीप धनखड़ की तरह पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल, मौजूदा राज्यपाल ममता बनर्जी की सरकार को घेरने की कोशिश कर पाएंगे। ये पूरा फैसला क्या है, आइए इसे जरा डिटेल से देखते हैं। पूरा फैसला दरअसल उसमें दो तीन बातें हैं। पहली चीज कि अंतहीन समय के लिए बिल को लटका कर जो राजभवन के द्वारा, राज्यपालों के द्वारा रखा जा रहा था, अब कह दिया गया कि 1 महीने के अंदर फैसला देना होगा। जब फैसला विधानसभा में निर्वाचित सरकार या विधानसभा द्वारा पारित कोई भी बिल गवर्नर के पास पहुंचता है, कैबिनेट का फैसला हो या असेंबली का फैसला, वो फैसला 1 महीने के अंदर फैसला देना होगा कि करना क्या है। और दोबारा यदि विधानसभा ने पुनर्विचार के बाद दोबारा भेज दिया, यदि गवर्नर ने पुनर्विचार के लिए भेजा, दोबारा भेज दिया, तो दस्तखत करने होंगे। इसके साथ एक और चीज जोड़ी गई, इसके साथ एक और चीज ये जोड़ी गई कि राज्यपाल अक्सर कर क्या रहे थे कि राष्ट्रपति के विचारार्थ, उनके विचार के लिए कई सारे फैसलों को रोक रहे थे, और फिर वो 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे लटक रहा था मामला। वहां अब राष्ट्रपति के सामने भी समय सीमा तय कर दी गई, और जो समय सीमा राष्ट्रपति के सामने तय की गई, वो समय सीमा क्या है? 3 महीने। 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा।
रही बात लीगल एडवाइस की, तो संविधान के अनुच्छेद 143 यानी 143 में सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति को लीगल एडवाइस लेने के अधिकार प्राप्त है, उसका इस्तेमाल वो इस मामले में यदि चाहें तो कर सकते हैं और 3 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकते। और यदि राष्ट्रपति का फैसला भी ऐसा लगता है कि किसी दुर्भावनावश या दिल्ली में बैठी सरकार के मन मुताबिक हो रहा है, न कि राज्य सरकार या राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक और उसकी मंशा के अनुरूप, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है और फैसले पर अपना फैसला दे सकता है। यानी राष्ट्रपति के फैसले को भी रद्द करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है और उसकी सार्वजनिक पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। अब इससे होगा क्या? तो होगा क्या, इसे जानने के पहले राज्यपालों के अधिकार जानना जरूरी हो जाता है। राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर 4 तरीके के अधिकार हैं। वो बिल पर साइन करके बिल पास कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो बिल को रोक सकते हैं। नंबर 3, राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकते हैं और राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। और नंबर 4 उनके पास जो अधिकार है वो ये है कि विधानसभा के पास या सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब चारों मामलों में क्लैरिटी हो गई। रोकने की समय सीमा अधिकतम 1 महीने, राष्ट्रपति के पास 1 महीने के अंदर भेजना होगा। राष्ट्रपति के पास चला गया तो 3 महीने से ज्यादा वहां नहीं रुक सकता, वहां से फैसला लेना होगा। लीगल एडवाइस लेनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट से जब चाहे ले सकते हैं राष्ट्रपति। और विचारार्थ भेजना है तो 15 दिन के अंदर भेज दीजिए ताकि विधानसभा या राज्य सरकारें तय कर लें। अब इसके बाद होगा क्या? कई राज्यों में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का बिल लटका हुआ है। कई राज्यों में दूसरे इंपॉर्टेंट बिल लटके हुए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल रवि साहब के सामने तो 10 बिल पेंडिंग थे और 10 बिल विधानसभा के द्वारा पारित कर भेजे गए थे। 10 में फैसला नहीं ले रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन उस टाल मटोल के ऊपर फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और मुझे नहीं लगता कि आज के जमाने में क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, टेनिस ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, लेकिन कोई मोरल ग्राउंड भी शायद एग्जिस्ट करता हो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि यदि मोरल ग्राउंड होता तो इस फैसले के बाद जिस प्रकार की तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, उसके बाद रवि साहब को तमिलनाडु के राज्यपाल पद से इस्तीफा तो दे ही देना चाहिए था। इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है इस्तीफा। और इस्तीफा नहीं दिया गया है तो आप सोच सकते हैं कि आगे किस तरह से गतिविधियां होनी है। पंजाब में ऐसा ही चल रहा था। भगवंत मान सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाया, विधानसभा सत्र में कुछ बिल पारित किए और वहां के राज्यपाल ने उस सत्र को ही अवैध घोषित कर दिया। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सदन के सत्र को बुलाने का अधिकार कैबिनेट की सिफारिश पर स्पीकर को है और स्पीकर का यह अधिकार है सत्र बुलाने का, सदन के सत्र को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। वहां आधा हाथ बांधा गया था और राज्य सरकारों की ताकत की पुष्टि करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तमिलनाडु का मामला जब पहुंचा तो पूरी तरह से हाथ बांध दिया गया। यहां तक कि अब राष्ट्रपति का भी बहाना नहीं ले सकते। दिल्ली का मामला आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रहा था और उसके बाद अध्यादेश उसके उल्टा आ रहा था। क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है तो केंद्र शासित राज्यों के अधिकारों को लेकर के अध्यादेश का लूप होल्स तो बचता था। लेकिन जो पूर्ण राज्य है, जो दिल्ली में भारत सरकार के अधीन काम नहीं करते बल्कि भारत के संविधान के अधीन काम करते हैं, जैसे दिल्ली की सरकार सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर, केंद्र सूची और समवर्ती सूची पर काम करती है, वैसे ही वो राज्य सूची और समवर्ती सूची पर काम करते हैं। लिहाजा दिल्ली के सामने झुकने की या झुकाने की जो कोशिश थी, रबर स्टाम्प गवर्नमेंट बनाने की जो कोशिशें थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पलीता लगा दिया। अब संभव नहीं है। और वैसे भी राज्यपालों को लेकर सरकारिया आयोग की सिफारिश देखें, पुंछी आयोग की सिफारिश देखें, दोनों आयोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी केंद्र राज्य संबंधों पर बने और दोनों में राज्यपालों को प्रतीकात्मक प्रमुख ही कहा और दोनों ने माना कि राज्य के विधानसभा के निर्णय के अनुरूप, राज्य की सरकारों के निर्णय के अनुरूप चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि राज्यपालों को एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक की तरह काम करना चाहिए, ना कि राज्यपालों को खुद ही सरकार चलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जिस प्रकार से जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला दिया है, उसके बाद अब ऑपरेशन लोटस हो पाएगा कहीं, संभव नहीं दिखता। अब कोई भी मुख्यमंत्री
किसी भी राज्यपाल से कि दिल्ली ये एक्शन ले लेगी, दिल्ली वो कर देगी, डरने की जरूरत नहीं है। अब अपने फैसले के मुताबिक वो काम करेंगे। 16 अप्रैल को वक्फ मामले पर सुनवाई है 3 जजों की बेंच में, चीफ जस्टिस के साथ साथ 2 और जज है। उस बेंच में वक्फ के मामले की सुनवाई है। उस वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून बन गया है, संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दे दी है, उसके कुछ क्लॉज सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों से टकराते हुए दिख रहे हैं। और यह मामला इतना पेचीदा है कि मुझे नहीं लगता कि संविधान पीठ बनाने के अलावा कोई और रास्ता इसमें दिखेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे तो कुछ क्लॉज के मामले में तत्काल प्रभाव से उस पर स्टे जारी कर सकता है, लेकिन स्टे जारी करने की नौबत आएगी नहीं आएगी स्वाभाविक है। वो हम पत्रकार उतना चीजों को नहीं समझ सकते, कानून के जानकार और विद्वान न्यायाधीश ही समझ सकते हैं कि करना क्या है। लेकिन जिस तरह से पिछले 11 सालों से दिल्ली में बैठे हुए लोग सत्ता को चला रहे हैं, जिस तरह से राज्य सरकारों पर मनमानी करने की कोशिश हो रही है, आज उस पर एक बड़ा ब्रेक लगा है। दरअसल 11 सालों से चल क्या रहा है? वही चल रहा है जो शायद संविधान के मामले में अज्ञानी लोग करते हैं। हम सभी पढ़ते आए हैं, एनसीईआरटी की किताब भी यदि सत्ता में बैठे हुए लोग पढ़ लें तब भी उन्हें पता है कि केंद्र में सरकार का मतलब देश का मालिक मुख्तार नहीं होता। देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति बैठे होते हैं और राष्ट्रपति के अधीन ही केंद्र सरकार भी काम करती है, राज्य सरकारें भी काम करती है। क्योंकि राष्ट्रपति राज्यों में हर जगह नहीं जा सकते, हर बिल पर साइन करने के लिए नहीं जा सकते, तो राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर कहें तो वहां राज्य में एक संवैधानिक प्रमुख नियुक्त होते हैं राज्यपाल के तौर पर, जो राष्ट्रपति का ही बोझ दरअसल हल्का करते हैं। लेकिन दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों ने, दिल्ली के मौजूदा हुक्मरानों ने क्या समझ लिया? दिल्ली की सत्ता मिल गई, केंद्र की सत्ता मिल गई तो पूरे देश की सत्ता मिल गई। केंद्र की सत्ता का मतलब केंद्र सरकार के अधीन जो विषय संविधान ने तय किए हैं या समवर्ती सूची के अधीन उसकी सत्ता है। आप वहां कानून बना सकते हो और वो कानून किसी फंडामेंटल राइट्स और संविधान की संघीय ढांचे की मूल भावना से टकराना नहीं चाहिए, मूल ढांचे की व्यवस्था से, बेसिक स्ट्रक्चर से टकराना नहीं चाहिए। राज्यों के लिए भी यही है कि राज्य सूची और समवर्ती सूची पर काम करें और वो मूल ढांचे, मूल अधिकार और संघीय ढांचे की व्यवस्था से टकराना नहीं चाहिए उनके द्वारा बनाए गए कानून। इसी का ध्यान रखना होता है तो कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन हो क्या रहा था पिछले कुछ दिनों से? कई राज्य तो ऐसे दिखे, कुछ भाजपा शासित राज्य भी हैं, डीजीपी नहीं बना पा रहे थे, चीफ सेक्रेटरी नहीं बना पा रहे थे, कार्यवाहक डीजीपी और कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से शासन चल रहा था। ये कई बड़े राज्यों में देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था के ऊपर 6 हफ्तों में जवाब भी मांगा था पिछले अक्टूबर नवंबर में इन राज्य सरकारों से कि क्यों ये चल रहा है। यानी सेंटर स्टेट रिलेशन एक ऐसे दौर में कसौटी पर आकर खड़ा हो गया जिस दौर में लोगों को उम्मीद थी कि भारत चूंकि 25 सालों तक गठबंधन सरकार में रहकर गठबंधन सरकारों में हाई जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ एक अच्छे रिजल्ट के साथ जब भारत की सरकार आगे आई तो लोकतंत्र कहीं ना कहीं मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन वो मैच्योरिटी दिखी नहीं। वो दिखा क्या? दिल्ली के द्वारा राज्यों के मुस्के कसने की कोशिश, और उसी कोशिश में सारे विवाद पैदा हुए। अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद हो, महाराष्ट्र का मामला तो खैर संविधान पीठ बनवा गया, इतना बड़ा फैसला करवा दिया कि अब किसी भी पार्टी में कोई टूट फूट होती है, विधायक दल या संसदीय दल में टूट फूट होती है, उस टूट फूट के आधार पर गवर्नर नहीं कह सकते किसी मुख्यमंत्री को कि फ्लोर टेस्ट हासिल करे, जैसे कमलनाथ को कहा गया, जैसे उद्धव ठाकरे को कहा गया, जैसे एचडी कुमारस्वामी को कहा गया। अब नहीं कह सकते। तभी सकते हैं जब विधानसभा में पहले से मौजूद कोई पार्टी जो सरकार के समर्थन की चिट्ठी पहले से राजभवन में दी हुई हो, उसमें से कोई आकर सपोर्ट विड्रॉ करने की बात करे, तब जाकर कह सकते हैं। अन्यथा जिसको सपोर्ट वापस लेना है, जिसको सरकार के बहुमत पर डाउट है, वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो यहां एक रास्ता बंद हुआ। दूसरा, कोई भी एमएलए, जो प्रक्रिया चल रही थी कि कोई भी एमएलए स्पीकर के खिलाफ एक नोटिस दे देता था कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है, फिर उसको किसी भी तरह के डिस्क्वालिफिकेशन की हियरिंग से अलग कर देता था। वो धंधा भी चंद्रचूड़ के जजमेंट की उसी संविधान पीठ से बंद हुआ। और पार्टी व्हिप असली कौन है, ये पार्टी का फ्लोर लीडर नहीं बल्कि पार्टी का चीफ तय करेगा, पार्टी का आला कमान तय करेगा। ये सारी चीजें हो गई
तब आप देख ही रहे हैं कि भाजपा अपना आला कमान 6 महीने से चुन नहीं पा रही है कि जेपी नड्डा का उत्तराधिकारी कौन होगा और जेपी नड्डा की तरह कौन गुजरात लॉबी के इशारे पर चलने के लिए खड़ा होगा। ये उस उपयुक्त व्यक्ति की तलाश जारी है, क्योंकि उतना लॉयल आदमी कोई दिख नहीं रहा है। यही स्थिति जेडीयू में हुई। नीतीश कुमार खुद ही आला कमान बन गए ललन सिंह की जगह। उस फैसले के बाद पार्टी के आला कमान वो खुद ही बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अब जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में राज्य सरकारों के लिए जो हालात बन गए थे, उन हालातों से मुक्ति मिली है। न सिर्फ एमके स्टालिन के राज्य को, जहां का मामला था, बल्कि पूरे देश के सभी राज्यों को इससे मुक्ति मिली है। ममता बनर्जी को भी राहत मिली होगी, नीतीश कुमार को तो सबसे ज्यादा राहत मिली होगी, और भाजपा में योगी आदित्यनाथ को भी राहत मिली होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार तो कई सालों से कार्यवाहक डीजीपी और कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी के सहारे चल रही थी। अब जो हालात हैं, उन हालातों में दिल्ली को अब उसी तरह से काम करना होगा जिस तरह से संविधान ने उन्हें अधिकार दिए हैं। मोदी शाह को उसी तरह से काम करना होगा, उन्हीं विषयों पर काम करना होगा जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं। वरना राष्ट्रपति के सामने समय सीमा तय करने पर यदि सुप्रीम कोर्ट बाध्य हुआ है, तो ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के सामने भी 3 महीने की लिमिट तय कर दी है। ये आज ही जाकर लिया गया फैसला है, क्योंकि एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले के बाद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अब कभी राजभवन का दुरुपयोग नए तरीके से होगा। लेकिन दुरुपयोग की प्रक्रिया चलती रही और उस प्रक्रिया से निजात नहीं मिली। आगे आगे देखिए कैसे निजात दिलाने की कोशिशें सुप्रीम कोर्ट ने जो की है, उससे राज्य सरकारों को राहत मिलती है। और अब नीतीश कुमार भी शायद कोई बड़ा फैसला ले ले, क्योंकि उनके सामने भी अब मजबूरी जैसी स्थिति नहीं रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।